जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही देखा है कि क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो हमारा फ्यूचर नहीं है और क्या पता वो फ्यूचर रेडी भी ना हो। तो ये सारे फैक्ट्स क्या हैं, क्या बातें हैं, क्या मैं बात आके रखने वाला हूँ, सभी बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। तो पहले मैं बात करूं कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में मैं करूंगा। एक में तो ईवीज़ के जो हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो फ्यूचर रेडी नहीं है या फ्यूचर नहीं है हमारा, यानी कि उसके बुरे इफ़ेक्ट। और जो कि दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि उसके अलावा और कौन सी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज़ करके एक रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए, यानी कि एक जो है पॉल्यूशन फ्री, एमिशन फ्री जो है हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या दूसरे वो पार्ट भी हैं। तो ऐसा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या जो है इस ईवी के जो है बुरे इफ़ेक्ट आते हैं। तो मेनली क्या होता है, ईवीज़ को चलने के लिए एक मोटर लगी होती है और एक जो है बैटरी लगी होती है। अब मोटर को चलने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक मोटर को चलने के लिए, जो कि बैटरी का अंदर जो है स्टोर होती है। अब बैटरी होगी एज एन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी एज अ इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मेनली डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक मोटर तो हमारे पास काफ़ी पहले से अवेलेबल थी और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी जो है 50 साल से ऊपर हो चुका है जो कि हमारे पास, यानी कि कह सके इन पूरे ह्यूमन काइंड के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जो कि मैं कह सकूँ कि उतनी जो है पूरे बड़े पर्दे पे नहीं आई, यानी कि पूरी तरीके से लाइमलाइट पे नहीं आई। उसकी वजह ये थी क्योंकि लेड एसिड की वजह से, बैटरीज की वजह से वो इतनी सस्टेनेबल नहीं थी, ना ही इतनी रिलायबल थी, जिसकी वजह से उसे यूज़ किया जा सके मेन स्ट्रीम में। लेकिन उसके बाद जो है दूसरी बैटरीज भी आई जो कि लिथियम आयन का आविष्कार हुआ, जो कि बेटर थी, सस्टेनेबल थी, रिलायबल थी उनसे, जिसकी वजह से मेन टेस्ला जैसी कंपनी ने यूज़ करते हुए अपना जो है मेन स्टैंड लिया और बताया दुनिया को कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं है, प्रॉपर बातें अब जो है मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेन वजह ही बैटरीज़ है। अब बैटरी लिथियम आयन को लेके हमने ये सपना देखा था, लेकिन ऑलरेडी और भी 2 टेक्नोलॉजियाँ सामने आ चुकी हैं। एक तो है सॉलिड स्टेट बैटरीज जो कि जिस पे काम चल रहा है, अब उसके क्या नतीजे आते हैं बाद की बात है। दूसरी जो है आपकी एल्यूमिनियम आयन की जो है अभी ईजाद हुआ है, जिसकी वजह से वो भी एक लाइमलाइट में आ सकती हैं कि वो भी लिथियम आयन को रिप्लेस कर सकती हैं। लेकिन उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। वो कितना मुश्किल होता है बनना, वो बात की बात होगी। अब लिथियम आयन बेस्ड ही जो है सब दुनिया ने बातें करी हैं कि इसी की ही बदौलत हम जो हैं इलेक्ट्रीफाइड करेंगे पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। अब लिथियम आयन को भी निकालने के लिए ना आपको माइनिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे डीजल और पेट्रोल को निकालने के लिए आपको जो है तरह तरह के जो है पूरे के पूरे सेटअप करना पड़ता है उनको निकालने के लिए, वैसा ही लिथियम आयन को भी निकालने में करना पड़ता है। कोई अलग नहीं है, लेकिन कुछ बातें अलग है। ये भी शायद लिमिटेड हो सकती है, अर्थ के अंदर हमारी जितने भी सोर्सेज हैं, क्या पता लिथियम का भी जो सोर्स है वो कम हो सकता है। तो वो देखेंगे कि कितना आगे चल के हमें मालूम होगा। और उसी की वजह से जो है ऑलरेडी निकालने तक ही, रॉ मटेरियल निकालने तक ही जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। और ऊपर से कार्बन फुटप्रिंट भी उतना ही आ जाता है आपकी ईवी खरीदने से पहले। आपकी ऑलरेडी जो है, अब अगर आप ईवी खरीदेंगे तो ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो खर्च कर चुकी होगी। तो ये एक फैक्ट हो गया, जिसकी वजह से लिथियम का भी रॉ मटेरियल जो है वो कुछ जो है एक तरीके से मैं कह सकूं वो पूरा ग्रीन नहीं है। अब इसके आगे बात करें कि लिथियम आयन जब बैटरी पूरी तरह से बन जाती है, जब एक सेल तैयार हो जाता है, तो जाके उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी चालू हो जाती हैं। अब एक प्रॉब्लम है उसका वेट। अब वेट होने की वजह से, जो कि एक सेल को बनने में काफ़ी ज़्यादा वेट उसमें लगता है, करीब 5 से 6 किलो का तो एक सेल का वेट होता है। और कितने ही सेल जो हैं उसमें एक बैटरी में बनाए जाते हैं, चाहे वो कितनी भी किलोवाट की बैटरीज हो, उसमें कितने ही सेल्स होते हैं। तो इमेजिन करें कि कितने वेट जो है इस बैटरी को बनाने में लग जाता है, यानी कि इतना वेट पुट ऑन हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं मोटा मोटा एग्जांपल लेता हूँ जिस पे आप क्लैरिटी हो पाएगी आपको, कि नेक्सॉन ईवी जो हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी टाइम से जो है हम देख रहे हैं उनको, जो कि पेट्रोल और डीजल में भी अवेलेबल है, जो कि उनका वेट पेट्रोल और डीजल में लगभग 1250 किलो से लेकर लगभग जो है 1350 किलो के बीच में है, डिपेंड टू वेरिएंट।
चाहे पेट्रोल और डीजल हो। अब जो ये पेट्रोल है के बजाय जो ईवी में आएगी, मतलब नेक्सॉन जो है ईवी में आएगी, उसका वजन ऑलमोस्ट जो है 1500 किलो रखा गया है। यानी कि जो वेट है वो 250 किलो बढ़ गया है अगर आप नॉर्मल जो है अपनी एक ईवी को देखेंगे, अगर पेट्रोल और डीजल इंजन की कारों से कंपेयर करेंगे तो। अब इसमें भी ना वही दिक्कत आ जाती है कि वाइस एंड वर्सा इफेक्ट होता है। अब अगर आप जो है बैटरी का वज़न को जो अगर कंट्रोल करेंगे तो आपको जो है रेंज जो है नहीं मिलेगी। अगर आप बैटरी को बढ़ा देंगे और पावरफुल मोटर रख देंगे जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, आपका वज़न, आपकी गाड़ी का वज़न भी उठा लेगी, लेकिन उसको जो है फिर बैटरी का रेंज जो आएगा वो उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइस एंड वर्सा हो जाता है कि जितनी ही बड़ी बैटरी लगाओगे उतनी ही हैवी आपको मोटर लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो रेंज है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। इसी की वजह से ज़्यादा रेंज आ पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर। अब पेट्रोल और डीजल में क्या होता था कि हम जो है, जैसे मान लीजिए आजकल जो है टर्बोचार्ज इंजन आ रहे हैं, उसका साइज़ छोटा है, लाइटर साइज़ है। अगर आप देखेंगे तो 110 PS तक के पावर के इंजन आ रहे हैं, एक लीटर में से 120 PS तक आ रहा है। तो सोचिए जहाँ पे 1 लीटर का इंजन 1000 सीसी का इंजन जैसे वैगनार में लगता है, उसकी पावर जो है लगभग 70 PS के आसपास है। और जब डबल तक जो है उसकी पावर जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट हम एक छोटे से इंजन का ट्वाइस पावर निकाल रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं, वेट भी उठा रही है वो मोटर, हम सब जो है वो काम कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक में ये काम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक के अंदर हमें जो है फिर हैवी मोटर्स लगानी पड़ेगी और उसी की जैसे ही जो है बैटरी लगानी पड़ेगी, चाहे वो बड़ी हो, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रेंज अच्छा मिल सके। अब वेट ज़्यादा होने की वजह से एक बहुत बड़ा रोड़ा आ सकता है इसकी रेंज को लेकर। अब रेंज जो है एक ही बात पे डिपेंड नहीं करती, वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। वेदर कंडीशन क्या होती है, अगर देखा जाए कि जो बैटरीज़ हैं वो अगर रन करती हैं ठंडे इलाकों में, यानी कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में तो इतना टेम्परेचर नहीं जाता माइनस में, लेकिन अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर जा रहा है तो बैटरी के अंदर लगभग -20 डिग्री तक जो है 50% तक इसकी रेंज इफ़ेक्ट हो जाती है। यानी कि 60 से 70% तो हो ही जाएगी, मतलब परसेंट बचेगी आपकी, जब तक आप जो है 0 to 10 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो ऑलरेडी आपकी बैटरी की जो रेंज आपको 60 से 70% मिलेगी, और जो उससे भी नीचे चला जाएगा 50% तक गिर सकती है। तो और यही तक नहीं, अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई कि ठंड में ही दिक्कत आएगी, गर्मियों में भी दिक्कत आ सकती है। जहाँ पे टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री में हुआ, वहाँ पे ही आपकी 20 से 25% की रेंज जो है ऑलरेडी ड्रॉप हो सकती है। और अगर हमारे जैसे इंडिया में जो टेम्परेचर जाता है 45+ तक चला जाता है, तो उससे हिसाब लगाओ ये आपकी 30% से भी ऊपर की रेंज जो है गिर सकती है इस ईवीज़ की। यानी कि इसका परफेक्ट जो टेम्परेचर अगर आपको चाहिए इससे रेंज निकालने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 25 से लेकर 35 डिग्री के बीच में है, जिससे आपको परफेक्ट इसकी रेंज मिलेगी, या 20 से लेकर लगभग 35, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी ड्रॉप होनी चली जाएगी। अगर 10 डिग्री से भी ठंडा होगा तो जो है आपको जो है रेंज कम मिलेगी। इससे भी ऊपर नीचे हुआ तो ऑलमोस्ट आपको जो रेंज क्लेमेबल है उतनी मिल सकती है। तो ये वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि हाईवे पे लेके चलेंगे तो ऑलरेडी जो है हम जो है इससे ज़्यादा रेंज निकाल लेंगे, तो वो भी आप गलत हो। हाईवे के अंदर जाओगे तो मोटर को तो उतना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाईवे के अंदर इसकी रेंज कम है। सिटी के अंदर रेंज थोड़ी सी अच्छी मिलती है, क्योंकि रीजनरेशन करके हम थोड़ी सी सिटी के अंदर रेंज अच्छी ले लेते हैं। अब ये जो सिटी और हाईवे में भी वेदर कंडीशन अगर हिट करके आता है, जैसे सिटी के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है तो भी आपको सिटी में थोड़ा सा बेटर रेंज मिल सकता है, हाईवे में ऑफिशियली गिर सकता है। तो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन को भी लेके कि कितनी रेंज आपकी मिल रही है, कितनी रेंज आपकी गिर सकती है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं चार्जिंग का। अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया के अंदर तो अभी बहुत ही दूर का सपना है अभी ये, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से देखा जाए तो अवेलेबल है। जी हाँ, आप थोड़े से हैरान होंगे, जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में भी कम से कम मेरे पास तो जहाँ तक है 3 से 4 जो है प्लग्स दिए गए हैं, यानी कि 3 से 4 मेरे पास जो है चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल है, जिससे मैं चार्ज कर सकता हूँ कोई भी ईवी, चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो। बट आपको अगर रेंज
कॉन्शियस हो आप, तो रेंज कॉन्शियस होने की वजह से आपको जल्दी से जल्दी रेंज लेके आनी है, जल्दी से जल्दी रेंज जो है अपनी चार्ज करके गाड़ी के अंदर लेनी है। तो आपको जो है हैवी चार्जर्स की ज़रूरत है। जो एक चार्जर अगर आप 50 किलोवाट का देखेंगे या लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे अपने घर में भी लगाएं, तो 50 किलोवाट की भी जो कीमत है लगभग 8 से 10 लाख के बीच में है एक चार्जर की कॉस्ट। हो गया। अभी तक तो यहीं तक था कि भाई सस्ती पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा आता है तो सस्ता पड़ेगा। नहीं जी, चार्जिंग जो आती है उससे, चार्जर किससे के थ्रू, उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो क्लेमेबल होता है कि 0 to 100 इतने ही हम मिनट में करके दिखा देंगे, तो वो किलोवाट 100 किलोवाट तक के चार्जर की कीमत जो है 14 लाख 15 लाख तक जाती है। जी हाँ, ये कीमत है एक चार्जिंग स्टेशन की, यानी कि एक चार्जर की, जो वो बड़ा सा लगता है। मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन किसी को लगाना हो तो 4 से 5 तो वो कम से कम जो है वो चार्जर लगाएगा, तब जाके जो है एक चार्जिंग स्टेशन कंप्लीट होगा, और उसी की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 50 लाख से ऊपर चली जाएगी। चाहे वो स्लो थोड़े से चार्जर लगाए, चाहे हैवी चार्जर लगाए। ये मेन रीज़न था कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से नहीं पनप पा रहा है। जब तक प्राइवेटली कोई इन्वेस्ट नहीं करता, या जो आपकी गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकती अभी, क्योंकि ऑलरेडी एक अगर चार्जिंग स्टेशन लगाने में इतना दिक्कत आएगी, एक चार्जर ही लगा के छोड़ दें तो भी जो है इतना उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ऊपर से उसका ट्रांसफार्मर और उसके अलग अलग जो है नॉर्म्स के चक्कर में हम जो है उसकी कॉस्ट जो है ऑलरेडी उससे जो है वसूल नहीं कर सकते। चाहे हम उससे जो है दूसरी जो चार्जिंग करेंगे, मतलब जो बंदे आके, जो कंज्यूमर आके जो उससे चार्ज करेगा, उससे जो है रिकवर कर पाएँ, उससे जो है कॉस्ट हम ले पाएँ, तो वो भी नहीं हो सकता पूरी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी उससे जो है हम रिकवर कर सकते हैं उसकी एक चार्जर लगाने के बाद। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि चार्जर की भी कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है। चाहे अगर आप सोचेंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो फ्यूल पंप्स होते हैं उसकी कॉस्ट कितनी आती है, उसकी कॉस्ट नॉर्मल से एक बड़े से जो सिस्टम लगता है, अगर हम ज़मीन का छोड़ दें तो वैसे भी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख 25 लाख रुपए लगते हैं, तो एक पेट्रोल जो है स्टेशन जो है तैयार हो जाता है, या पेट्रोल पंप जिसे कहें हम तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उतना ही आपको जो है पैसा लगाना पड़ेगा। इसी की वजह से लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर पे जो है हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जब तक लगेगा तभी जाके जो है ईवीज़ जो है एक तरीके से सेंसिबल जो है एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन सकता है। क्योंकि रेंज कॉन्शियस हम सभी हैं, हमने अगर लॉन्ग जर्नीस करनी है, बैक टू बैक जर्नी करनी है, तो हमें जो है ऐसे चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे लेस जो है वेटिंग टाइम हो, जल्दी जल्दी से चार्ज हो, आगे निकलें। तो ये सब सपना देखने के लिए एक काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है हमें जो है लगाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो एक रीज़न ये। अब आप बोलेंगे कि जी हमने जो है दोनों ही चीज़ झेल ली, क्योंकि हमें जो है एनवायरनमेंट प्यारा है, एनवायरनमेंट से हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसके चक्कर में हमें जो है रेंज भी हम पी गए, यानी कि झेल ली हमें रेंज भी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी झेल लिया, कोई नहीं छोटे चार्जर से ज़्यादा टाइम लगा के चार्ज कर लिया। लेकिन ये अगर लाइफस्टाइल आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आपकी दिक्कतें और भी आना चालू हो जाएंगी। अब वो क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि आफ्टर लाइफ के अंदर इसके अंदर दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। और नॉर्मली आप सभी को मालूम है कि ये पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चार्जिंग अगर आप करते हो तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बचत करते हो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को चलाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्चा आता है, और ऊपर से सर्विस उसमें ज़्यादा आती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप चार्ज करते हो, नॉर्मल जो है प्राइसिंग है उसका कोई ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, उससे आप पैसे भी बचा लेते हो। लेकिन अब आफ्टर लाइफ में
क्या क्या इसके नुकसान आएंगे आपके सामने। मैं पहले बोल रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो जो है लंबा हो चुका है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आपने स्किप करके यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है, आप पहले पूरा जाके देखें। लेकिन अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिक्कतें क्या आना चालू होती हैं कि एक चार्जिंग ना साइकिल होता है हर किसी बैटरी का। तो उससे होता है क्या है कि अगर आप एक नंबर तक, मतलब एक चार्जिंग जो है नंबर तक जाते हैं, जितना चार्जिंग साइकिल उसके नंबर तक चले जाते हैं, उसके बाद जो है डिग्रेडेशन ऑफ बैटरी चालू होती चली जाती है। यानी कि रेंज जो है आपकी 8 साल तक जो है वो आपको सही मिलेगी, मतलब 6 से 7 साल के बीच में आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाएगी। उसके बाद जो है रेंज एकदम से ड्रॉप हो जाएगी, जो कि 70% तक ड्रॉप हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और 5 साल से 7 साल के बीच में अगर आपकी लाइफ है ईवीज़ की, तो आपको जो है ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो है जितना आप चार्जिंग साइकिल यूज़ करते जाएंगे उतना सेल जो है लिथियम का डैमेज होना चालू होता जाएगा। अब ये आप बोलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी ही गाड़ियाँ अवेलेबल है, उनके साथ तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। अब ऐसा होता है कि टेस्ला, सब ने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है, सब फैन है उसके, सब कुछ जो है उसमें जो है एक तरफ से एलोन मस्क ने एकदम से उसके ऊपर चांदी डाली हुई है कि जी सबसे बढ़िया गाड़ियां हैं हमारी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है यूएस के अंदर जो एक रिलायबिलिटी स्टेटस आता है हर किसी कार कंपनीज़ का, जो कि जेडी पावर इंडेक्स की मेनली मैं बात करूं तो उसमें वो सबसे बॉटम है। जी हाँ, सबसे नीचे है आपकी टेस्ला, क्योंकि उसमें जो है रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आने चालू हो गए हैं। अब वजह यही है कि एक टाइम के बाद, चार्जिंग साइकिल के बाद जो है बैटरी का जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, रेंज जो है कम हो जाती है। फिर उसके बाद आखिर हार के कस्टमर को जो है बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, तब जाके उसकी फिर से रेंज वापस आएगी। अब मैंने ना स्टार्टिंग में ये पॉइंट बोलने से पहले बोला था कि आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लिए हैं, कि पेट्रोल और डीजल को डिच करके इलेक्ट्रिसिटी पे आके आपने कितने सारे पैसे बचाए, जो कि आपने सर्विस को लेकर, रनिंग कॉस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लिए। लेकिन जब बैटरी चेंज करने की बात आएगी तो एक मैं फिगर बोलूँगा कि 1 किलोवाट का इस वक्त प्राइसिंग है ऑलमोस्ट जो है $150 से भी ज़्यादा है 1 किलोवाट की प्राइसिंग। तो अब डिपेंड करें कि अगर आपकी गाड़ी, जैसे मैं नेक्सॉन ईवी का एग्जांपल ले लेता, 30 किलोवाट की उसकी बैटरी है, अगर आपको वो रिप्लेस करानी हो जाए ना, तो आपको जो है ऑलमोस्ट जो है 4 लाख रुपए पहले ही देने पड़ेंगे उस गाड़ी को रिप्लेस कराने के लिए, उस मतलब चार्जिंग को, सॉरी फॉर बैटरी को रिप्लेस कराने के लिए। उसके बाद अगर उस टाइम तक इन्फ्लेशन हो गया या रेट में कटौती नहीं है और कुछ ड्रामेबाजी हो गई, तो इससे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। यानी कि एक आपकी 15-16 लाख की गाड़ी को ऑलरेडी जो उसका 33% से 35% जो प्राइसिंग है वो बैटरी का ही प्राइसिंग पे आ जाएगी। हालांकि एक मैं बात बोलूँगा कि उसमें जो है ये जो मैं प्राइसिंग बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर क्या पता इतनी प्राइसिंग आ सकती है। लेकिन 4 लाख से भी महंगी उसकी बैटरी है, और आप ये देखेंगे कि 50% से भी कई गाड़ियों की कीमत जो है वो बैटरी पे ही चली जाती है। इसी के कारण जो है, जो बैटरी का कॉस्ट के कारण जो है एक टाइम के बाद आपको वो झेलनी पड़ जाएगी, और आप फिर बोलोगे यार पेट्रोल और डीजल से तो अच्छा ही है ना, क्योंकि हमने पोल्यूशन नहीं करा। लेकिन फिर आपके दिमाग में भी बात आएगा कि पेट्रोल और डीजल जो है फिर भी 7 से 8 साल में पूरा का पूरा इंजन तो नहीं रिप्लेस कर देते ना, आप सर्विस ही कराते हो ना, आप पेट्रोल ही खर्च करते हो ना उस पर। कि एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो आप जो है इक्वल ही आ जाओगे, इस ईवी के बराबर ही आ जाओगे एक खर्च के अकॉर्डिंग। अगर खर्च के हिसाब से देखोगे तो मैं एक बात का एक मिथ जो है तोड़ना चाहूँगा कि ये दोनों ही जो टेक्नोलॉजी है, पेट्रोल और डीजल और ईवीज़ जो टेक्नोलॉजी है, दोनों ही एक ही बराबर पड़ती हैं। तो यही कारण है कि ये जो फैक्ट्स को लेकर, इतने सारे फैक्ट्स को लेकर आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों ही जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनल कंबशन इंजन की ईवी टेक्नोलॉजी है, वो जो है सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इसमें ना पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ना जब मैंने टेस्ला की बात करी थी आपसे, तो मैंने जब जेडी पावर इंडेक्स का लिया था, रिलायबिलिटी में सबसे नीचे है, वो उसकी वजह भी यही है कि टाइम टू टाइम ना उसमें
दिक्कतें आती हैं ईवी, वैसे तो पेट्रोल और डीजल में भी दिक्कतें आती हैं, ईवीज़ के अंदर भी दिक्कतें आती हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज़ की काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जो कि टेस्ला फेस कर रहा है। कभी उनकी गाड़ियाँ जो हैं चलनी बंद हो जाती हैं, कभी उनकी गाड़ियाँ जो हैं चार्ज होना ही बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा, हालांकि टेस्ला आप बोलेंगे कि नई कंपनी है, अभी उतनी एक्सपीरियंस कंपनी नहीं है, चाहे जितनी दूसरी हो, मर्सिडीज़, फोक्सवैगन और दूसरी जैसे कंपनीज़ हों, उनकी तरह उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि उन कंपनी के पास जितना एक्सपीरियंस है इसके पास होता तो शायद ये इश्यूज़ ना आते, लेकिन ये इश्यूज़ आने के बाद भी आप उससे जो है मुंह मोड़ नहीं सकते कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इश्यूज़ उतने ही अवेलेबल हैं जितने पेट्रोल और डीजल इंजन में हैं। वेदर कंडीशन के साथ साथ भी बैटरी के अंदर अपनी भी गर्मी निकलती है, यानी कि जब बैटरी वर्क करेगी, आप उससे काम लेंगे तो बैटरी भी हीट अप होगी, उसके लिए भी कूलिंग सिस्टम चाहिए, जो कि डिपेंड करता है कि कैसा वर्क कर रहा है, कंपनी ने कैसा डिज़ाइन कर रहा है। और अगर ये सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इस सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट आता है तो वहाँ पर आपकी बैटरी की रेंज वहीं पे ही इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है। ये सारी वजह थी जो कि ईवीज़ को जो है पूरी तरीके से बढ़ने में रोक सकती हैं, या कि एक टाइम के पास आते सारी आपको जो है वो दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि बैटरी को चेंज कराने के बाद जो है हम जो है उसको जो कि रिसाइकल भी करा के उससे पैसे ले सकते हैं, तो भी आप गलत हो, क्योंकि रिसाइकल भी कराने पे क्या होता है क्या है कि ये बायो हज़ार्डस बहुत ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर जो है रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसी की वजह से जो है ये रिसाइकल भी नहीं हो सकती, जो कि मेन कारण है इसका कि लिथियम आयन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कंपनियां दावा जरूर करती हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम उससे जो है एक बैटरी से सिर्फ आधे से भी कम जो है वो लिथियम रिकवर कर सकते हैं, जो कि आगे यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस भी बहुत डेंजरस है। तो ये भी कारण है कि लिथियम आयन जो है वो पूरी तरीके से अभी पूरा एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ नहीं जा सकता, जिनको रिसाइकल भी ना किया जा सके। अब मैं लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट देके वीडियो एंड करूंगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हमें जाना है। तो दूसरे पार्ट के बारे में पहले बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं एक छोटा सा ओपिनियन कि ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं हमारी वो पूरी तरीके से चल ना पाए। अब ऐसा है कि सारे के सारे वर्ल्ड में जितनी गवर्नमेंट है, जितने सारे ऑथराइज्ड बॉडी है, वो ईवीज़ को जो है पुश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि एक्सेसिव जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ डेफिसिट जिसे हम कहें, वो जो है बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी कि बाहर की कंट्री की तरफ ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, चाहे वो हर कंट्री के साथ हो, क्योंकि वो अपना पैसा बचाना चाहती हैं। इसी के चक्कर में इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा वो धक्का दे रहे हैं। हर कंट्री में यही एमिशंस नॉर्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा धक्का दिया जा रहा है पूरी ऑटो इंडस्ट्री को कि आप जो है आप ही जिम्मेदार हो इस एमिशन को लेकर। बल्कि आप इमेजिन करो कि एक 4 पहिया गाड़ी अगर इतना एमिशंस जो है वो प्रोड्यूस करती है पेट्रोल डीजल के अंदर, तो इमेजिन करें कि एक ट्रक, एक शिप, एक प्लेन कितना ही एमिशन देते होंगे। हम जो है ना ही ट्रक को पूरी तरीके से ईवी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ना जो है एरोप्लेन को शिप जो कि होती हैं बड़े बड़े जो है टरबाइन इंजन के साथ काम करते हैं, उसमें अब बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं लगा सकते, वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एयरप्लेन जो है वो उड़ नहीं सकता। ये वजह हैं। शिप्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो जितने बड़े कार्गो का सामान जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी की पूरी इकॉनमी कई उस पर टिकी रहती है कई कंट्रीज़ की। तो सोचिए वो तक टेक्नोलॉजी जो है हम ईवीज़ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये 4x4 की गाड़ियाँ ही कन्वर्ट करके क्या हम इतना पैसा बचा लेंगे, ये बात की बात रहेगी कि कितना पैसा बचता है कितना पैसा नहीं बचता। लेकिन मैं एक राय देना चाहूँगा कि अगर आपको फिर भी ईवीज़ को मेन स्ट्रीम में लेके आना है तो शहरों में ही इनको इस्तेमाल किया जाए, तब जाके थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो सकता है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है इस ईवीज़ का भी। उसकी वजह यही है क्योंकि अभी भी जो है बाहर के मतलब शहर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो अभी भी जो है कोयला बेस्ड पे होती है, यानी कि थर्मल पावर के बेस्ड पे होती है। न्यूक्लियर पावर यानी कि जो क्लीन एनर्जी को हम इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर, 70% जो है थर्मल पावर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ना होता क्या है कि हमारा जो पावर ऑफ सोर्स है वो उतना क्लीन भी नहीं है,
तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि शहर के अंदर तो एक तरीके से हम जो है पूरा हम अपनी शहरों को साफ़ कर सकते हैं, एयर जो क्वालिटी है उसकी वो सुधार जरूर सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर एयर क्वालिटी हम नहीं इतनी सुधार सकते चाहे हम पूरी की पूरी तरीके से ईवी पे ना आ जाएं। तो मैं बोल रहा हूँ, एक सिंपल वर्ड में बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इम्पोर्टेंट है, दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन आप इनको लिमिटेड तरीके से यूज़ कर सकते हो, तब जाके ईवीज़ जो हैं एक तरीके से छोटा सा फ्यूचर रह सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, क्यों ईवीज़ व्हीकल जो हैं वो सही हैं, ये गलत हैं, क्या फीचर है उसका, सारी की बातें मैंने इस वीडियो में कर दी हैं। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या क्या इसका जो है ऑल्टरनेटिव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव, और प्लीज़ भाई मेहनत लगी है, लाइक करके जाना, यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।